इनफर्टिलिटी इन वुमेन। इनफर्टिलिटी होती है कि अगर एक वुमेन प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर एंड हर एज इज़ बिलो 30 ईयर्स, तब हम उसको इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं, बट उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। अगर उसी वुमेन की एज अबव 35 ईयर्स है एंड शी इज़ ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट बट फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हम उसको इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं। एक और कंडीशन होती है कि जिसमें आपको प्रेगनेंसी तो हो रही है बट आपको फ्रीक्वेंटली मिसकैरेजेस भी हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को भी हम इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं। तो नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अर्पणा। मैं आज आपको बताती हूं कि इनफर्टिलिटी, अगर एक वुमेन में इनफर्टिलिटी हो गई है तो आप उस कंडीशन में कैसे, आप कौन सी ऐसी डाइट में अपने चेंजेस करोगे। पहले तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, ये क्यों इनफर्टिलिटी आज इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। उन फैक्टर्स, अगर जो आपके कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो रही है, जो कि एक डायग्नोज आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ही कर सकती है। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना है कि उसमें हमें डाइट कौन सी लेनी है ताकि आपके हार्मोन्स जो डिस्टर्ब्ड हैं वो बैलेंस हो जाएं। तो उसके लिए मैं आज आपको वो डाइट भी बताऊंगी और हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि आपके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें कि ये इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो नंबर 1 पे वो फैक्टर आता है एज। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है, आपके इनफर्टिलिटी होने के, आपके जो एग्स हैं, क्वालिटी ऑफ एग्स हैं वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स जो एक वुमेन में हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि हम डिमिनिश्ड एग रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाले, अगर एज, तभी इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप 25 to 30 की एज में अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते हो तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब आप आफ्टर 35 ट्राई करते हो फॉर योर फर्स्ट बेबी। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स ही इरेगुलर है तो आपके ओव्यूलेशन के होने का एट टाइम्स नहीं पता लगता कि कब आपकी बॉडी का कब आप ओव्यूलेट कर रहे हो। तो उसमें भी आपके ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है कि इसमें भी इनफर्टाइल हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। और ये जो 1 in 3 इनफर्टाइल वुमेन, आप ज़्यादातर यही होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है। तो उसमें आता है कि आपकी या तो जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं, जिसकी वजह से कि आपका जो एग है वो मूव नहीं हो रहा है फ्रॉम द ओवरीज टू यूट्रस, और जो स्पर्म है वो एग तक पहुंच के वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर रहा है। तो फिर ये एक कंडीशन हो जाती है। सेकंड कंडीशन आ जाती है इसमें कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस होता है कि जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग है उसके पास जो टिश्यूज़ होते हैं वो टिश्यूज़ वहाँ से हटके कहीं और हो गए हैं जो कि आपके फिलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर रहे हैं। या फिर आपको पॉलिप्स हो गए हैं जो कि नॉन कैंसेरियस ग्रोथ होती है यूट्रस में। या फिर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट बेस्ट आपको बता सकती हैं कि आपकी किस वजह से ये आपको जो प्रॉब्लम, जो आपकी यूट्रस में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में ब्लॉकेज, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि जिसमें कि आपका जो एग है वो मैच्योर नहीं हो पा रहा है। एग जब मैच्योर नहीं हो पाता है, ये कुछ ऐसी 3 कंडीशंस होती हैं जिसमें कि एग मैच्योर नहीं हो पाता, जैसे कि पीसीओडी है या ओबेसिटी है, या फिर आपका एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिक्वायर होता है जो कि एग की मैच्योरेशन के लिए हेल्प करता है। अगर ये इन तीनों में से कुछ मिसिंग है तब भी आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमने अभी बात की है पीसीओडी। अब पीसीओडी में भी जैसे कि जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है वो एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करता है। जब ये एंड्रोजन्स क्वांटिटी में ज़्यादा वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जो नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तब भी उस कंडीशन में भी ये क्या होता है कि हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। जब ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ओवरीज के पास एक वाटर सैक्स या सिस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि जिसको हम पीसीओडी बोलते हैं, जिसमें कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। जब ये हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपके ईस्ट्रोजन, आपके प्रोजेस्टेरॉन, ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपके प्रोजेस्टेरॉन जो आपको पीरियड्स लाते हैं, जो आपको
आपकी प्रेगनेंसी में हेल्पफुल होते हैं वो आपके कम होने शुरू हो जाते हैं। तो एट टाइम्स यही प्रोजेस्टेरॉन्स ही होते हैं जो आपको प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन्स हैं आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी सजेस्ट करती है। तो ये हार्मोन्स जब आपकी बॉडी में कम होने शुरू हो जाते हैं या इनका इम्बैलेंस हो जाता है तब भी ये कंसेप्शन में डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि एक काफ़ी हद तक एक ये भी मेन पॉजिटिव फैक्टर है जो कि ऑटो इम्यून डिसीज़ है। अब ऑटो इम्यून डिसीज़ जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है? ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपके हेल्दी सेल्स पे ही अटैक कर रहा है। अब जब ऐसा कुछ होता है जैसे कि अब ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि हैशिमोटोज़ ये गॉइटर होता है जिसमें कि ये भी इज़ अ काइंड ऑफ थायराइड इशू, तो इसमें भी ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म ही है, या फिर ल्यूपस है, या फिर इवन सीलिएक डिजीज़ में भी एट टाइम्स देखा गया है कि इसमें भी कंसेप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इवन आज की डेट में पर्नीशियस एनीमिया जिसमें कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है या कम होती है, उसको हम पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि आपको इज़ अ काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़, इसमें भी यही होता है कि आपके हार्मोन्स की ग्रोथ को ये हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से आपको कंसेप्शन में डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें कि जो कि ये भी एक आपका एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, आप इसको रिलेट कर सकते हो स्ट्रेस के साथ। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपके कॉर्टिसोल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके इंक्रीज़ होने से भी आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से भी आपको कंसेप्शन में डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि अल्कोहल लेना या स्मोकिंग करना। जो वुमेन बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करती हैं या स्मोकिंग करती हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम का होना जायज़ है, उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स, जैसे कि आजकल बड़ा देखा गया है कि लोग आजकल जो यंग फीमेल्स हैं उनको लगता है कि कुछ ना खाओ और पतले रहो और फिगर बनानी है, तो उसमें उनको क्या होता है, या तो एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता है या बुलिमिया की तरफ वो चली जाती हैं। तो उन कंडीशंस में भी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में कुछ जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं उनकी डेफिशिएंसीज हो जाती है, जिसकी वजह से एक वुमेन इनफर्टाइल हो जाती है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया जो कि ईटिंग डिसऑर्डर हैं, इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स। कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं जैसे कि लेड है या पेस्टिसाइड्स हैं, इसकी वजह से भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो जैसे कि अब क्या हो रहा है आज की डेट में, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं जो कि आजकल हमारी क्रॉप्स पे बहुत ज़्यादा इसको स्प्रिंकल किया जाता है, छिड़काव होता है इसका। तो यही पेस्टिसाइड्स जब हम ये वाले वेजिटेबल्स हम कंज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हमारे ये हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये जब हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं तब भी ये हमारे पीरियड्स में जाके इसको प्रॉब्लम करते हैं कि आपके पीरियड्स को इरेगुलर कर देते हैं। जब इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाती है, इन पेस्टिसाइड्स का हमारा इंटेक बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, ये तब हमारी बॉडी में जाके हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। अब आजकल ये भी देखा गया कि डेयरी के प्रोडक्ट्स भी अब हम बोला जाता है कि PCOD में नहीं लेने चाहिए। अब इसका जो एक मेन रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि आजकल हम काउज़ को, बफलोज़ को, जिनका हम दूध कंज्यूम कर रहे हैं, इनको भी कुछ इंजेक्शन ऐसे दिए जाते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, जिससे कि इनकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके। अब ये भी एक ऑक्सीटोसिन भी इट्स अ काइंड ऑफ हार्मोन, जो कि आप वही वाला दूध अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो हार्मोन्स भी हैं उसको भी ये इम्बैलेंस कर देता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप उसमें कम लो तो आप PCOD या फिर आपकी कोई भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो भी आपको डिसऑर्डर है उन कंडीशंस में, तो अगर आप तो ये भी हमारे हार्मोन्स को एट टाइम्स डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि ओवर एक्सरसाइजिंग। बहुत ज़्यादा भी हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हमें एक लिमिट तक अपनी एक्सरसाइज। जब हम एक बहुत ज़्यादा भी एक्सरसाइज करते हैं ये भी हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, ये भी ये भी हमारी बॉडी से वाटर लॉस ही कर रहा है। अगर हम बहुत ज़्यादा हम कुछ खा रहे नहीं और सारा टाइम एक्सरसाइज ही करें तो हमारे हार्ट के लिए भी ये अच्छा नहीं होता।
तो उसको भी हमें अवॉइड ही करना है। नेक्स्ट जैसे अब स्ट्रेस भी मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट आता है वेट। अब वेट ज़रूरी नहीं है कि वो ओवरवेट ही हो, वो अंडर वेट होना भी एक पॉजिटिव फैक्टर है इनफर्टिलिटी का। तो ये कुछ और एक एंडोक्रिनोलॉजिकल जो भी डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी अगर आपको जैसे थायराइड की प्रॉब्लम आपकी है तो उन कंडीशंस में भी यही होता है कि आपको इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आप अपने आप थोड़ा बहुत इसको रिलेट कर सकते हो अपनी कंडीशंस के साथ ही। आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से कि आपको कंसेप्शन में डिफ़िकल्टी आ रही है। बट जो एक बेटर वे में जो आपको ये चीज़ डायग्नोस कर सकती हैं वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ही हैं। तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से टाइमली मिलें कि आपको क्यों कंसेप्शन में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो वो आपको बेटर बता सकती हैं। और अब अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो इनफर्टिलिटी के लिए भी देखो एक डाइट होती है कि उसमें आपने डाइट में अपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करनी है, क्या डाइट में चेंजेस करने हैं, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, आपको फर्टाइल करेंगे। तो वो जो डाइट है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उनमें मैं आपको बेस्ट सोर्सेज बताऊँगी कि आपने ये सोर्सेज हैं उस अपने फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आप वो न्यूट्रिएंट्स और उसके सोर्सेज वो अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।